हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है एक बार बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो हमने आपको कल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ डिफरेंसेस की बात की थी। आज हम उसके आगे बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स कराने वाले हैं, तो उससे आपका जो भी इसमें डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने देखिए एक न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है कि इन दिए गए चित्रों में कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए से बी तक पहुंचता है, सेम चीज इसमें भी है। तो हमें निकालना है कि इन दोनों ही चित्रों में उस व्यक्ति की द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी और विस्थापन कितना होगा, ठीक है ना। इन द गिवन फिगर्स इफ एनी पर्सन गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझने में और थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो देखते हैं। तो मैंने बताया था कि जो आपकी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, टोटल पाथ लेंथ होती है। टोटल पाथ लेंथ होती है। तो अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस की बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक कोई ऑब्जेक्ट गया है, जो आपको ऑब्जेक्ट है पहले गया पर्सन कहाँ से, ए से। इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, आप अपने तरफ से लिख सकते, कोई भी नाम दे लीजिए। मान लीजिए सी है, तो डिस्टेंस पहले कहाँ से कहाँ तक गया, ए से सी तक गया। और एक प्रकार का आप देख सकते हैं ज्योमेट्री बनी है, क्या बनी है, स्क्वायर बनी है। ए बी साइड 4 है, ए बी साइड 4 है। तो डिस्टेंस क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ गया, ए से सी तक गया, तो ए वाली डिस्टेंस प्लस सी से कहां पर जा रहा है, बी पर जा रहा है। तो ये जो दोनों डिस्टेंस का सम होगा वही टोटल पाथ लेंथ हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस ए से सी तक की कितनी है, 4 मीटर, सामने लिखा हुआ है। और सी से बी तक भी कितना है, 4 मीटर है। जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसके लिए वो क्या हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी। इतना क्लियर है। अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ पर ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करूं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है मिनिमम डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की, इनिशियल से लेकर फाइनल तक की। तो यही एक शॉर्टकट डिस्टेंस हो सकती है। इसके अलावा कोई दूसरी क्या डिस्टेंस होगी मिनिमम, इसके अलावा कोई दूसरी डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यही है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस मिले उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। तो ये तो स्क्वायर है और ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो जो आपका इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसकी, डायगोनल के, किसके, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, दिस डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, साइड, हिंदी में कहते हैं भुजा, √2, साइड √2। साइड कितनी दी है, तो जो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट साइड कितनी दी है, यहाँ पर 4 दिया है और इनटू क्या हो जाएगा, √2 आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। एक मीटर में दिया तो एक में आ जाएगा मीटर। यूनिट जरूर लिखा करिए। देखिए फिजिक्स और मैथ की ये महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप आंसर निकलने वाले यूनिट नहीं लिखते हैं तो ये आंसर आपका सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप यूनिट पर थोड़ा सा फोकस किया करिए। ये आपकी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ठीक। तो ये आपका आ जाए 4√2। अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करना चाहें तो √2 की जो वैल्यू होती है आपको याद हो जानी चाहिए, क्लास 9th 11th में आ गए हैं, 1.414। जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 56 3 डिजिट बाय कितने मीटर। तो समझ पा रहे हैं डिस्टेंस आपकी कितनी आई है, 8 मीटर आई है, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया आपका 5.656 मीटर आया है, ठीक है। तो ये आपका यहां से देखिए आंसर में काफी चेंज हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से लेकर बी तक गया और ये आपका क्या बना, एक प्रकार का क्वाड्रेंट बना है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या, चतुर्थांश, इस पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा। तो आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, इस वाले डायग्राम के लिए अगर आपकी जो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस। पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, पूरी डिस्टेंस होगी 2πr के इक्वल, यही तो होता है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr ही तो होती है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr, लेकिन कितना है, 1/4 है। तो कितना होगा 2πr/4। ए से बी तक की डिस्टेंस निकल गई इतनी, ये चीज। तो क्या पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, पूरे सर्कल में 2πr/4, ठीक है। तो 2π की वैल्यू कितनी होती है, पता है आपको कितनी होती है, 22/7। और r कितना होता है, r होता है 7/4। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करें तो आ जाए 11 मीटर। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस हो गया। अगर आप इसके दूसरे पार्ट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से बी तक की मिनिमम डिस्टेंस, ए वाली चीज, ये चीज जो आपकी यहां से लेकर
जो आपकी ए वाली चीज है, ए वाला क्या है आपका, ए है डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए ये तो 90 मैंने बनाया हुआ है, ये जो साइन बना है 90 बना हुआ है, यानी OA आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो OA इक्वल टू किसके होगा, OB होगा, दोनों ही रेडियस है सर्कल की, तो ये 7 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 7। अब अगर ट्रायंगल OAB में AB देखें तो AB क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहां से, ए वाली मिनिमम डिस्टेंस ए से बी तक, और ए से बी तक क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार के स्क्वायर और प्लस लंब के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी 7 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर। 7 के स्क्वायर दोनों में है तो आप कॉमन ले लीजिए 7 के स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है, रूट है तो इसके स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 यानी कितना √2, आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर √2 की वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो आ जाएगा ये 7, √2 की वैल्यू होती है 1.414, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 9 ये आ जाएगा इतने मीटर, ठीक है। तो देख रहे हैं डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, मैंने कल डिफरेंस लिखवाया था कि जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन लिए उन दोनों में ही क्या आ रहा है, डिस्टेंस आपका हर बार डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट 5.6 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 11 आया, यहाँ 9.8 आया, यानी कभी भी आपकी डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी, ऑलवेज भी या तो ग्रेटर देन होगी। और अगर कहीं ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया, यहाँ से गया ये ए है और ये क्या है बी है, इसको आप अपना रफली चाहे तो सॉल्व कर सकते। मैंने कह दिया यहाँ पर 10 मीटर ये डिस्टेंस है, तो मैंने कहा बताओ कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया तो डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो ए से बी तक गया है तो 10 मीटर ही डिस्टेंस है, ओके, इससे कम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इससे कम कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, तो जितना डिस्टेंस होगा आपका उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर एक ही डायरेक्शन जा रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसके साथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो कल वाला देख पा रहे हैं हम, डिफरेंस यही था कि ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा डिस्टेंस से कम होगा, दूरी से हमेशा क्या होगा विस्थापन कम होगा, या ज्यादा बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन आपका डिस्टेंस से यानी दूरी से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप चाहे तो न्यूमेरिकल्स अपना नोट कर लीजिए, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर इसको बताया हुआ है ताकि आप थोड़ा सा डिस्टेंस। हाँ बेटा, तो हम नेक्स्ट बात करने वाले किसकी, स्पीड एंड वेलोसिटी की। तो स्पीड क्या होता है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा फॉर्मूला इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा इससे आपको डिफाइन करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा बेटा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, वो कम से कम जो नाम है उनको थोड़ा सा इंग्लिश से जरूर याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हिंदी वाले नाम है वो सब कोई नहीं यूज करता और आपको आगे पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में ही, तो थोड़ी सी कम से जो नेम है उनके लिए से याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ही बोलूंगा इनको भी, तो आपको आसानी भी रहेगी, सही भी है। तो पहले मैं इसको फॉर्मूला शुरू करूँ। डिस्टेंस को जनरली डी से डिनोट करते हैं और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो इफ जो टाइम है वो कितना हो जाए 1 सेकंड हो जाए, तो जरा वैल्यू पुट करके देखो, d/1 कितना आ जाएगा, d/1 कितना हो जाएगा, अरे 1 से किसी को डिवाइड करोगे आएगा तो d के ही बराबर, d/1 d के बराबर होगा। स्पीड क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस के इक्वल ही होती है, कब, जब टाइम कितना हो 1। जैसे आप कहते हैं हमारी गाड़ी की स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा है, तो 80 किलोमीटर पर घंटा का मतलब क्या, 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर चल सकता है, उसी को आप क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। तो वही मैंने कह दी भाई टाइम 1 है तो जितनी डिस्टेंस चल पा रहा है उसे क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे कर देंगे कि किसी वस्तु द्वारा, देखिए पहले फॉर्मूले आपको याद होना बहुत जरूरी है, अगर आपको फॉर्मूला तैयार होगा तो आप डेफिनेशन किसी तरीके से बोल लेंगे। अगर आप ऐसे भी कहते हैं दूरी और समय के अनुपात को काम चलाओ, ठीक है, नहीं आ रहा कुछ तो यही लिख देना, अगर फॉर्मूला पता तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, वो सही डेफिनेशन नहीं होगी, उसके इसी तरीके से किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, क्योंकि जब भी आप स्पीड बताते हैं तो कहते प्रति घंटा, 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, कहते कि 80 किलोमीटर 4 घंटा, वो अच्छा ही लगता कहने में, इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे। तो हमेशा बात किसकी करेंगे, एक की बात करेंगे, 1 घंटा 1 सेकंड 1 मिनट जो भी। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय का मतलब है कि आप यूनिट जो भी दे सकते हैं, टाइम चाहे सेकंड या मिनट, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी है, देखो दूरी की स्पीड है, कब, जब टाइम 1 है, चली गई दूरी
को क्या कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड का मतलब क्या, चाल कहते हैं। अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब क्या, 1 यूनिट। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अच्छा अगर इसकी यूनिट निकालेंगे, देखिए यूनिट बहुत जरूरी है भाई, फिजिक्स हो और मैथ हो। फिजिक्स और मैथ में अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं आंसर के लास्ट में तो आंसर वो सही नहीं माना जाएगा। मैं नहीं कहूँ गलत माना जाएगा, हाँ वो अधूरा आंसर माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यूनिट की आप आदत डालिए, जब भी वैल्यू निकले तो लास्ट में केवल वैल्यू लिखना है, उसके साथ उसकी यूनिट निकालना है। यूनिट क्या होता है, जैसे कैसे मापा, जैसे 2 किलो क्या 2 किलो या 2 लीटर, उसके लास्ट में बताना जरूरी, तो क्या फायदा, आप क्या मांग रहे हैं। तो इसलिए अगर इसकी हम यूनिट निकालें, स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, आसान है। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर। टाइम को किस में जनरली मेजर करते हैं, सेकंड में। हाँ किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाता है, लेकिन जनरली यहाँ एम के सिस्टम बात करें तो मीटर बटे सेकंड लिख लें, या इसके ऐसे लिख लें, मीटर सेकंड की पावर -1। पढ़े ना, 9th में होंगे तो जरूर पढ़े होंगे पावर वाला चैप्टर, कि जब पावर कोई नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है तो साइन चेंज होते हैं। यहाँ सेकंड की पावर कुछ लिखा होता तो 1 होता है, ऊपर जाए तो क्या हो जाए, -1 हो जाए। इस तरीके से आपकी यूनिट निकल आएगी। अगर आप क्लास 9th में तो डायमेंशन पर ध्यान मत दीजिएगा, क्लास 11th में डायमेंशन कैसे निकालते हैं, 11th में है डायमेंशन, 9th में नहीं है। तो डिस्टेंस को एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन होती है l, और टाइम की डायमेंशन होती है क्या, t। ये t जाएगा ऊपर, हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशन को, तो क्या हो जाए l t की पावर -1 हो जाएगा। इस तरीके से इसकी डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो जैसे स्पीड निकाला वैसे ही वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, देखो बेटा, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सिर्फ दोनों को v से ही डिनोट करते हैं। बस अंतर इतना है कि स्पीड क्या डिस्टेंस पर डिपेंड है, और जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड है, वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है। डिस्प्लेसमेंट के हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन। और विस्थापन क्या था, अंतर की हमने बात की थी, विस्थापन एक प्रकार की सदिश राशि थी, दिशा पर डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी केवल डायरेक्शन पर डिपेंड है, ये वाली डायरेक्शन डिपेंड नहीं है। तो यही इन दोनों के बीच केवल एक अंतर है कि इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। जब न्यूमेरिकल से बात करेंगे तो आप दोनों को ही v से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसके लिए उसी तरीके से आप देखिए, फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ t इक्वल टू क्या हो जाए 1 सेकंड, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी कैसे डिनोट करते हैं, v से, और कोशिश करिए स्मॉल v बनाएंगे। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मिले तो क्या हो गया 1। तो वेलोसिटी भी क्या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, जो वेग है वो भी किसके बराबर होता है, विस्थापन के बराबर होता है। कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए 1। सेम चीज, जैसे वहां पे एकांश में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, यहाँ एकांश में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, बस दूरी की जगह आपको विस्थापन कर लेना है और चाल की जगह वेग कर लेना है। एक डिफरेंस है, मैं इसको इंग्लिश में लिख के दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक रहेगा। सो क्या है वेलोसिटी, द displacement covered in per unit time। और बेटा जो ये आपका 9th और जो 10th की फिजिक्स है ना, देखिए ये आपका बेसिक होता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो एक पेपर होता है जीएस जनरल साइंस का, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, कुछ 8-10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, कुछ बायो के आते हैं। तो जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं उसके 90 से 70% जो क्वेश्चन है वो आपके 9th और 10th की फिजिक्स के ही क्वेश्चन होते हैं। यही आपका बेसिक है जनरल साइंस का, मतलब एक जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए साइंस की। तो यही अगर 9th और 10th आप फिजिक्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सही रहेंगे। अगर आप बाद में सोचें कर लेंगे तो बाद में बेटा इतना डीपली कोई नहीं बताने वाला। तो इसलिए अगर आप 9th और 11th के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आप अगर इसको तैयार करते हैं तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी यूनिट आएंगे अभी आगे, जब प्रेशर वाले चैप्टर आएंगे तो ये यूनिट कभी भी हम आगे नहीं बताने वाले, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो अगर आप जनरल साइंस के भी स्टूडेंट, अगर आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो जरूर इसको देखिए। और बेटा देखिए, हम कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने, तो थोड़ा सा आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए बेशक इसमें सबसे पहले हित हम आपका है, उसके बाद थोड़ा सा हमारा भी हो सकता है, लेकिन ये मेनली है आपके लिए। सो थोड़ा सा संकोच न करिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा।
और उससे होगा मोटिवेशन हमें मिलेगा, तो हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छा लगेगा हमें पढ़ाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर क्या था आपका डिस्टेंस था, वहां वैसे यहाँ क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे, जहाँ क्या था चली गई दूरी, वहां हो गया तय किया गया विस्थापन। यहाँ चाल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसे वेलोसिटी कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट का मतलब किससे इसको लिखा जाता है। अब पूरी बात नहीं लिखते ना, जैसे जनरल लोगों में आप सिग्नेचर देखा होगा, जैसे किसी के नाम ए से है तो सिंपल ए बना देगा, तो वैसे वेलोसिटी पूरा नहीं लिखते हैं, इसे सिंपल वी से डिनोट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी से, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट वैसे ही निकाले, फॉर्मूला देखो, यूनिट लिख दो दोनों की। तो फॉर्मूला ऊपर क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। नीचे क्या टाइम, तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, तो क्या हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1, ठीक है। डायमेंशन भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। 9th वालों का डायमेंशन नहीं निकाला, फिर से बता दूं, 9th वालों के लिए कोर्स में नहीं है। जैसे यहाँ डिस्टेंस था, डिस्टेंस के लिए L, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी L ही आएगा और टाइम के लिए T आएगा। सो डायमेंशन क्या हो जाएगी, L T की पावर -1, ठीक है। बेटा अगर बाकी समझ में आ रहा तो आप तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर भी करिए, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात कर ली, स्पीड और वेलोसिटी की बात कर ली। अब जैसे हमने कल डिफरेंसेस की बात की थी, किसके किसके डिफरेंस निकाले थे, डिस्टेंस और वेलोसिटी के, तो वैसे ही आज हमें डिफरेंस निकाले स्पीड और वेलोसिटी में का डिफरेंस। काफी हद तक सिमिलरिटी देख रहे हैं, डायमेंशन वही है, यूनिट वही है, डेफिनेशन भी लगभग समान है, बस अंतर किसी वजह से क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर डिस्टेंस था और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ गया। सो वैसे ही डिफरेंस जैसे कल लिखे तो वही 4 डिफरेंस हमें यहाँ भी लिखने हैं। अगर आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पहले आप क्या करिएगा कि कल वाले जो डिफरेंस थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच को, उसको एक बार याद कर ले, तो इसको याद करना काफी आसान हो जाएगा। सो हम इसके बाद डिफरेंस की बात करते हैं और इनको याद भी रखिएगा। तो बात कर रहे हैं किसकी, चाल तथा वेग में अंतर, वेग में अंतर क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, किसके किसके बीच, चाल को क्या कहते हैं, स्पीड, हिंदी मीडियम वाले जरूर इसको याद रखें, स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो कल यहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था डिस्टेंस, डिस्टेंस जगह क्या लिख देना हमें, चाल लिख देना, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, स्पीड कहते हैं। और दूसरी तरफ किसको लिख देना है, दूसरी तरफ हो जाएगा आपका वेग, वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। सो हमने पहला डिफरेंस जो लिखवाया था दूरी और विस्थापन में, हमने कहा था कि आप सिंपली डेफिनेशन ही लिख देना, सिंपली क्या लिख देना, डेफिनेशन लिख देना। सो वैसे ही आज भी अंतर है, वही पहला वाला डेफिनेशन लिख देना, क्या कि डिस्टेंस ट्रेवलिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसके लिए वही पहला डिफरेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एकांक समय में चले गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। सो ये पहला डिफरेंस तो आपका वही है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। गुड। दूसरे डिफरेंस की जरा बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था जरा, स्पीड का बताया है ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, भाई बताओ। स्पीड बराबर था डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी के लिए था क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। तो कल जो दूसरा अंतर था वो ये था कि दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं होगी, दूरी हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी। तो जब दूरी ज्यादा, टाइम तो वहीं का वहीं, स्पीड भी ज्यादा होगी, है ना। सो दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो चाल है, स्पीड है, चाल सदैव हमेशा क्या होगी, सदैव दूरी, दूरी के बराबर, चाल सदैव वेग के बराबर होगी। अगर सीधे रास्ते पर चल रहे हैं दोनों ही, तो जितनी दूरी वही आपका क्या होगा, मैंने पीछे क्वेश्चन भी कराया था,
जितनी दूरी ये होगी वही विस्थापन हो जाती है। उस केस में बराबर हो सकता है जब सीधे रास्ते पर चले, चाल सदैव वेग के बराबर अथवा क्या होगी, अथवा अधिक होगी, कम कभी भी नहीं होगी। चाल सदैव वेग के बराबर अथवा अधिक होती है, और जब चाल वेग से अधिक होती है तो वेग क्या होगा, हमेशा कम होगा। तो दूसरा अंतर इसके लिए भी वही हो जाएगा कि जो वेग है, वेग चाल के सापेक्ष कम होगा अथवा क्या होगा, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी ज्यादा नहीं होगा, कम अथवा बराबर होगा वेग है। क्योंकि भाई वेग क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं होगा तो वेग भी कभी ज्यादा नहीं होगा। तीसरा आपका क्या था, तीसरा ये था कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, चलेगा। लेकिन डिस्टेंस आपका क्या होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो, चाहे जहां चले कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर आप बात करें किसकी, वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट है। हमने कहा भाई दाएं साइड जाओ, तुम बाएं साइड चले तो हम कहोगे कहां जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। उल्टे का मतलब क्या, डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी आपका जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करे तो स्पीड क्यों करेगा। और जब डायरेक्शन डिपेंड नहीं करेगा तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं, अदिश। तो जो चाल है वो दिशा पर निर्भर नहीं करता, तो चाल क्या है आपकी, अदिश राशि है। मैं इंग्लिश में भी इसको लिख के दे रहा हूं, स्पीड इज एन क्या, अदिश को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। नाम याद रखिएगा हिंदी मीडियम वाले भी, अदिश को क्या कहते हैं, क्योंकि बार बार आदेश नहीं बोलूंगा, आदेश को क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता तो आदेश हो गया, ये आपका डायरेक्शन डिपेंड करता है तो क्या हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा भाई। वेग क्या है, वेग सदिश राशि। और अब पॉइंट बढ़ाने तो पॉइंट बढ़ाने का एक और तरीका है। अब भाई आदेश राशि तो इसका मतलब लिख दो, चाल आपकी क्या है, दिशा पर निर्भर नहीं करती, अगला पॉइंट हो जाएगा। वेग आपकी दिशा पर निर्भर करती है, अगला पॉइंट हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं। वेग क्या है, सदिश राशि है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज एन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बिल्कुल वही डिफरेंस है, बस जहां पर आपका क्या था, डिस्टेंस था, उसकी जगह हम स्पीड लिखने लगे हैं, दूरी की जगह क्या लिखने लगे, चाल लिखने लगे हैं। और जहां पर कल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन था, उसकी जगह हम वेलोसिटी यानी कि वेग लिखने लगे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं, वही सेम डिफरेंस है। फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, इसकी मैं कभी नेगेटिविटी की बात नहीं होनी है, पीछे रिपीट किया हूं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव हो सकेगा, डायरेक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो आपका चाल है, चाल सदैव या तो धनात्मक होगा, सदैव धनात्मक होगा, चाल सदैव धनात्मक होगी। और अगर धनात्मक नहीं होगी, चला ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। धनात्मक होगी अथवा, अब चलेंगे तो क्या कर सकते, तो शून्य हो जाएगा अथवा शून्य होगी। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, याद रखिए, क्योंकि इसको डायरेक्शन से कोई मतलब है ही नहीं। लेकिन जो वेलोसिटी है यानी वेग है, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो धनात्मक भी हुआ चलेगा तो नहीं चलेगा तो घूम फिर के चलने के बाद वापस आ जाएगा उसी जगह। जैसे गाड़ी लेके गए, शाम को फिर वापस रख देना, बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जब वहीं से आकर फिर उसी घर में उसी जगह आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, जीरो। लेकिन उसके स्पीडोमीटर देखना, उसमें चला लिखा होता है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो वो जो लिखा है वो क्या डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो हर रोज जीरो होना है, ठीक है। सो जो लिखा है टोटल वो क्या डिस्टेंस है, वो क्या मापता है, टोटल पाथ लेंथ, रास्ते की कुल लंबाई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका हर रोज क्या होगा, जीरो होगा जनरली, ठीक है। सो वेग क्या है आपका, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और नहीं चलेगा तो शून्य भी हो सकता है। वेग धनात्मक या ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक बार में एक ही चीज होगी, यदि तुमका सब तीनों हो जाएगा, जीरो प्लस का होगा, जीरो माइनस का, जीरो कोई प्लस माइनस नहीं होता, या तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस का 5 10 जो भी, माइनस में आएगा या जीरो आएगा ना। धनात्मक जीरो, जीरो का मतलब शून्य होता है ना, इतना जानते ही होंगे, अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। बस अंतर यह है कि कभी भी इसको सिंपल इतना लिख सकते हैं कि चाल कभी भी ऋणात्मक
नहीं होती है, वेग ऋणात्मक हो सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। से इसके कुछ डिफरेंस हो गए, वही कल वाले डिफरेंस है जो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थे, ठीक है। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लग रहा है क्लियर दिख रहा हो, ना क्लियर दिखता हो तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, मुझे लगता है दिखने लगे क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो साथ में लिखिएगा। बेशक ये लेक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश मीडियम अगर इसको देखेंगे तो हेल्पफुल नहीं है, उनके लिए भी यूजफुल है, बल्कि मैं डेफिनेशन इंग्लिश रिपीट करता ही। तो आप अगर आप सुन के लिखेंगे तो सुन के भी आप अपना नोट से वेल मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए लेक्चर है, ठीक है। लेकिन मेनली जो मेरा वर्क है थोड़ा सा विलेजेस स्टूडेंट के लिए, कि जो भाई जहाँ पर अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं है या दूर रहते हैं, नहीं है केवल पैसा उनके पास पढ़ने के लिए, तो यूट्यूब पर ही मैक्सिमम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा बनाए हुए लेक्चर, तो मैंने सोचा कि क्यों उन बच्चों के लिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लिए यूजफुल नहीं है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, अब थोड़ा सा अगली डेफिनेशन की बातें कर लेते हैं। समझ तो पा रहे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस बेटा समझते रहो। थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, आप देख तो सब है लेकिन सब लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बात करना है किसकी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है, गाड़ी के एक्सीलरेटर का नाम तो सुने होंगे, वो एक्सीलरेटर नहीं होता, तो एक्सीलरेटर होता है जो वेलोसिटी को कम अथवा ज्यादा करता है, ठीक है ना। तो जब वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, चेंज होगा, तो उसे ही हम एक्सीलरेशन कह देंगे, ठीक है। कैसे, मैं डेफिनेशन फिर से लिख रहा हूं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हिंदी में कहते हैं इसको त्वरण, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इससे जनरली डिनोट करते हैं किससे, इससे, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, करते हैं स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये जो ट्रायंगल जैसा मैंने साइन बनाया है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। अगर आप 9th वाले हैं तो काफी आपके लिए सारी चीजें नहीं है, इसे जो ट्रायंगल जैसा साइन बनाया इसे डेल्टा कहते हैं। यूज कब होता है, यूज होता है चेंज के लिए। जैसे डेल्टा वी का मतलब है कि पहला वाला, बाद वाला और पहले वाले का जो अंतर है उसे हम डेल्टा वी कहेंगे। डिफरेंस है जो दोनों का, उसे क्या कहेंगे, चेंज। इसे पढ़ेंगे क्या, डेल्टा का मतलब चेंज, बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। और सिंपली से क्या कहेंगे, डेल्टा वी, वेग में परिवर्तन। समझ में, 9th वाले इसको याद रखें थोड़ा सा। डेल्टा का मतलब है बदलना, परिवर्तन, अंतर, डिफरेंस, ठीक है। सो इसको हम डेल्टा वी से लिख देते हैं, ठीक है। सो क्या है आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये तो समझ में, इसको थोड़ा सा आपको समझने की बात की थी। डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एक टाइम भी क्या है, एक प्रकार डिफरेंस है, तो कहां से कहां तक, ये भी टाइम इंटरवल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। याद रखिए डेल्टा कहते हैं इसको, ट्रायंगल जैसा से, ठीक है। सो क्या है, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में। सो टाइम के रिस्पेक्ट जब बात करते हैं तो रेट ही कहते हैं, दर भी कह देते हैं, और नहीं तो मैंने अभी अभी जो डेफिनेशन बताने तरीके बताया, इफ जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, जो भी 1 हो जाए, तो ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाए, डेल्टा बी के इक्वल आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अगर एक काम समय में जितना, डेल्टा का मतलब क्या, बदलना, परिवर्तन, कौन, वेग, जितना वेग बदलता है उसे क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, है ना। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, चेंज इन वेलोसिटी कब, इन पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ऐसे लिख सकते हैं। या टाइम नीचे तो रेट कह देते हैं, द रेट ऑफ, टाइम का मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करें तो उसे रेट कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है। इस तरीके से अपनी डेफिनेशन याद रखिए, समझ के थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इक्वल टू का डेल्टा वी है, तो क्या लिख देंगे इसे हिंदी में, एकांक समय में, एकांक समय में वेग परिवर्तन वही त्वरण के बराबर होगा। एकांक समय, एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन ब्रेक होने के डेल्टा वी, एकांक समय होने वाले वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इससे, ये जरूर याद रखिए कि न्यूमेरिकल्स में देखिए अगर आप ये नहीं याद रखेंगे किससे रिप्रेजेंट करना है तो त्वरण बराबर थोड़ी ना त्वरण बराबर इतना दिया, ऐसे फॉर्मूले नहीं याद होते हैं,
ठीक है। तो जो कम से रिप्रेजेंट करना है, किससे किसको रिप्रेजेंट करना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक डेफिनेशन में लगभग बोलता हूँ, किससे किसको रिप्रेजेंट करना है, ये दिक्कत नहीं शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, पता नहीं चला क्या गिवन है, और जब पता नहीं चले क्या गिवन है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं चले कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो इसलिए जरूरी है कम से कम जो मैं बोलता हूँ ना, इससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन है तो तुरंत समझ जाइए ए गिवन है, क्या गिवन है, ए। सो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाओ। फिजिक्स और मैथ सिर्फ न्यूमेरिकल है, नॉलेज कुछ नहीं केवल। तो पहले आपको न्यूमेरिकल ही सबसे बड़ी दिक्कत है, न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, अथवा में इसको ऐसे भी डिनोट कर, दूसरी रेफरेंस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, वेग परिवर्तन, मतलब जब टाइम हो नीचे तो उसे क्या दर कहते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन है, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, सिंपल सा त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दोनों तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखा है आपका, फॉर्मूला ये होता है ना, ये से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला ये होता है, ए बराबर क्या होता है, एंड गिवन एज, और इसका माननीय सूत्र आंसर होता है, ए बराबर क्या होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v का तो मतलब समझ पाओ ना, वेग में परिवर्तन बाद में कितना है और पहले कितना था, ये है परिवर्तन। और डेल्टा टी का मतलब क्या, t2 माइनस t1, ऐसे भी इसको याद रखिए, दोनों बात है, ठीक है। तो इसकी यूनिट निकालना है, यूनिट तो वेलोसिटी की यूनिट तो अभी बताई थी हमने, क्या होती है वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर बटे सेकंड, ये वेलोसिटी की बात होगी। टाइम की खुद की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड, तो मीटर बटे क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर, ये क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। सेकंड स्क्वायर जाएगा ऊपर तो पावर क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे भी लिखते हैं इसकी यूनिट को, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक, स्मॉल एम से नोट करते हैं इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये होगी इसकी यूनिट। अगर डायमेंशन निकालनी हो, 9th वाले हैं तो डायमेंशन पर बिल्कुल फोकस ना करें। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, l t की पावर -1, और टाइम की डायमेंशन क्या है, एक और t, तो क्या हो गया l, तो l का t पावर -1, पहले से एक t और गया ऊपर तो वो भी फिर से माइनस हो गया, तो -1 क्या हो जाएगा, l t की पावर -2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको सिंपली थोड़ी सी इसमें और बात करना चाह रहा हूं। एक्सेलरेशन भी आपका दो प्रकार का होता है, इसको ऐसे ही आप ग्राफ टाइप का बना लीजिए, मैं इसको डिफाइन नहीं करने वाला हूँ। एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के एक्सेलरेशन, दो प्रकार का कौन सा होगा, एक जब बढ़ेगा और एक जब घटेगा। तो जो बढ़ता है उसे त्वरण ही कहते हैं। त्वरण का मतलब क्या, एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या, जो बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या, ये आपका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो जब वेग बढ़े तो किसकी बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे। वेग बढ़े तो क्या कहेंगे, त्वरण, और उसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। दूसरा होता है अवमंदन, कहते हैं गाड़ी धीमी हो रही, धीमी होने का मतलब क्या, वेलोसिटी घट रही है, उसे कहते हैं अवमंदन। अवमंदन इंग्लिश में कहते हैं इसको रिटार्डेशन, क्या कहते हैं इसको, रिटार्डेशन। मैंने कहा घट रही है ना, यानी b2 की वैल्यू कम हो गई, b2 कम से ज्यादा घटाओगे तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, समझ पाओ ना। वेलोसिटी घटेगी तो बाद वाली कम हो जाएगी, बाद वाली कम हो जाएगी, पहले वाले से घटाओगे तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी अवमंदन का मतलब क्या है, नेगेटिव। इसकी जो वैल्यू है वो कैसी आ जाएगी, ऋणात्मक आ जाएगी। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। जब अवमंदन का है या रिटार्डेशन का है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में रहेगा, और जब लिखेंगे दोनों को ऐसे ही, डिनोट करेंगे दोनों को ऐसे ही, लेकिन जब एक्सेलरेशन का है तो स्मॉल ए से लिखना, और जब मंदन का है या अवमंदन का, रिटार्डेशन का है तो उसको एक ही वैल्यू जो लिखना वो कैसे लिखना, माइनस में लिखना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और बेटा थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल इसके बाद हम ग्राफ की बात करेंगे अगले लेक्चर में, तो आप कंटिन्यूअसली लेक्चर वाइज देखते रहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी टॉपिक बहुत अच्छे से इसको क्लियर करते रहूं, और ये सबके लिए प्रोसेसर सबके लिए यूजफुल है, मतलब जो छोटा है जो बड़ा है किसी भी क्लास का सबके लिए यूजफुल है। तो मैं कल इसके लिए पहले ग्राफ की बात करूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राफ, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इस टाइम जो आ रहे हैं वो ग्राफ पर बेस्ड आते हैं। किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो ग्राफ पर बेस्ड आते हैं। सो कल मैं ग्राफ की बात करूंगा,
और फिर अगर कल हो सके, पॉसिबल हो सके, तो मैं इस पर बेस्ड आपकी जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है 3 है, उनको मैं ड्राइव कराने की कोशिश करूंगा। सो आप कल वाला लेक्चर जरूर मिस मत करिएगा। तो आज के लिए बेटा इतना है, थैंक यू।